सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सा सवाल मुझे काफ़ी दिनों से मिल रहा है, दैट इज़ सर ऑलमोस्ट सितंबर ख़त्म हो चुका है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लगभग 7 महीने बचे हैं हमारी नीट एग्ज़ाम के लिए। क्या इन 7 महीनों में हम नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी मुझे ये पूछ लिया है और काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में अभी भी ये सवाल होगा, और इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके मैं आ चुका हूँ इस वीडियो में आप सभी के सामने। हम लोग इससे ज़्यादा और स्कोर कर सकते थे यार, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वर्स्ट फीलिंग एवर, इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। तो अगले 7 महीने में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको, इसके लिए क्या क्या करेंगे आइए देखते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्वाण पवार और आज हम बात करने वाले हैं 7 महीने में नीट एग्ज़ाम के लिए हम कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डेफिनेटली आपके साथ स्टेप्स तो शेयर करूंगा ही कि किन स्टेप्स को फॉलो करके आप अगले 7 महीने में नीट में बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इन दी सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो। फिलहाल फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का वाई क्या है, वाई यू वॉन्ट टू अचीव अ गुड स्कोर इन नीट। पहले ये सवाल आप अपने आप से पूछो, क्या था वो रीज़न जिसकी वजह से आपने नीट एग्ज़ाम देने का सोचा सबसे पहले ऑन द फर्स्ट प्लेस, राइट। और उसके बाद आज की डेट में आप ये क्यों पूछ रहे हो कि अगले 7 महीने में क्या मैं नीट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, है ना। अब अगले 7 महीने में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसका रीज़न क्या है, पहले तो ये समझो आपका वाई क्या है, आप व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप गोइंग फॉर अ गुड स्कोर इन नीट, है ना। भले वो हो सकता है आपके पेरेंट्स की इच्छा रही हो सकती है वो आपकी खुद की इच्छा रही हो सकता है आप चाहते हो अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ अचीव करना, वॉट एवर इट मे बी, है ना। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो रीज़न क्या है वो सबसे पहले अपने दिमाग में याद करो, किस रीज़न से हमने स्टार्ट किया था। जो लोग अभी 12th में हैं उन लोगों ने तो 1.5 साल पहले ही ये डिसीज़न लिया था कि हम लोगों को नीट देना है, लेकिन जो लोग ड्रॉपर्स हैं उन लोगों ने तो उससे और भी कुछ सालों पहले ये डिसीजन लिया था कि हम लोग नीट अटेम्प्ट करने वाले हैं और नीट के थ्रू हम एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेने वाले हैं, है ना। तो सिंस इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वाइल, जब से हम लोगों ने हमारे बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप लोगों को क्या मोटिवेट करता है नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज एक बार अगर आप इस सवाल के ऊपर वापस से रिफ्लेक्ट करोगे, अगर आप अपने इस बेसिक इंटेंशन के बारे में फिर से सोचना स्टार्ट करोगे, तो आप लोगों को एक एक कॉन्स्टेंट मोटिवेशन मिल जाएगा विच विल कीप यू गोइंग फॉर द नेक्स्ट 7 months एंड विल हेल्प यू टू अचीव अ वेरी गुड स्कोर इन नीट 2024। अब डेफिनेटली जब आपकी नीट 2024 एग्ज़ाम हो जाएगी, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उस टाइम पे आपकी एग्ज़ाम देने के बाद में आप इस समय पे जब लुक बैक करो तब आपको लगे कि यार मैं इससे और अच्छा कर सकता था, है ना। दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग एवर। तो ट्राई करना कि आप लोग अभी ही जितनी मेहनत कर सको आज के टाइम में, जब तक आपके हाथ में समय है उसी में आप जितनी मेहनत कर सको वो कर लो, सो दैट बाद में आपको ये रिग्रेट ना हो कि यार मैं इससे अच्छा कर सकता था, है ना। डेफिनेटली जैसे अभी हमारी 10th स्टैंडर्ड हो चुकी है, हम लोगों को लगता है कि यार 10th का सिलेबस काफ़ी ईजी था, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों को ये रिग्रेट नहीं होता कि यार हम लोग इससे ज़्यादा और स्कोर कर सकते थे, यार शिट क्यों नहीं किया, क्योंकि वी ऑल नो कि येस वी डिड आवर बेस्ट, है ना। लेकिन अगर नीट एग्ज़ाम के बाद में अगर आपको ये फीलिंग नहीं आती कि हमने हमारा बेस्ट दिया था और हमसे जितना होता था हमने हमारा बेस्ट दे दिया, अगर ये फीलिंग नहीं आती और अगर इंस्टेड आपको ये फील होता है कि यार इससे अच्छा मैं कर सकता था, तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वर्स्ट फीलिंग एवर। ये बात मेरी नोट डाउन करके रख लेना, है ना। सो लेट्स ट्राई टू नॉट एंड अप इन टू दैट सिचुएशन। इंस्टेड अभी हमारे पास 7 महीने का समय हाथ में है, तो इसमें जितना हम बेस्ट कर सकते हैं और नीट 2024 में हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं, सही है। तो सबसे पहले अगले 7 महीने के लिए हमको करना क्या है, आप सभी को अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पता है और आप लोगों को सबको ये पता है कि 7 महीने बाद हम लोगों को नीट 2024 के एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है ना। तो अभी जो बचा हुआ हमारे पास समय है उसमें हमारे पास जितना बचा हुआ सिलेबस है उसको हम किस तरीके से प्लान करें, दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल, है ना। हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट को इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है ना, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एनीवेज। तो यू कैन नॉट स्किप और यू कैन नॉट प्रायोरिटाइज वन सब्जेक्ट ओवर अदर। आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट में किस लेवल पे अभी हो फिलहाल और आप 7 महीने बाद खुद को वहाँ कहाँ देखना चाहते हो, है ना। अब अगर आप एंड में देखो, एंड के 1-2 महीने डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ, अगर आपको लगता है 1 महीने का रिवीजन काफ़ी होगा, 1 महीना आखिरी का छोड़ दो। अगर आपको लगता है आप लोगों को अपने आप के लिए 2 महीने रखने हैं तो 2 महीने छोड़ दो और फिर वहाँ से देखो कि आपके पास कितना समय बचता है। अगर आप 1 महीने का, जो आइडियली मैं बोलूँगा कि 1 महीना शुड बी सफिशिएंट, 1 महीने का अगर आप रिवीजन टाइम छोड़ देते हो तो यू स्टिल हैव 6 months, है ना। अब आज आपके जितने चैप्टर हो चुके हैं या जितने चैप्टर्स बचे हैं उसको आपको इन 6 महीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि ये 6 महीने के लिए जो भी
आप अपना एक रोड मैप बनाओ, है ना, जो भी आप अपना एक टारगेट सेटिंग करो, रोड मैप ऐसा होना चाहिए कि मेरा किस डेट तक, किस महीने की कौन से तारीख तक कौन सा चैप्टर हो जाना चाहिए, है ना। एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपके पास एक रोड मैप रहेगा तो आपको पता रहेगा कि व्हाट इज़ द पाथ दैट आई एम ट्राइंग टू फॉलो या व्हाट इज़ द टारगेट दैट आई एम ट्राइंग टू अचीव, है ना। और इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आप अभी से लेके एंड तक के लिए हर चीज़ को काफ़ी लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करें। लीनियरली का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता चला जाए, है ना। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने कोचिंग के पेस पे एकदम ब्लाइंडली बिलीव ना करें। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोचिंग में अगर आप ग्राफ देखोगे आपकी पढ़ाई का या आपके सिलेबस का, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। स्टार्टिंग में स्पीड काफ़ी कम रहेगी, लेकिन एट द एंड जैसे जैसे सिलेबस का प्रेशर बढ़ेगा, बहुत सारे चैप्टर्स आपको काफ़ी कम टाइम में पढ़ा दिए जाएंगे और उस टाइम पे इट विल गेट रियली हेक्टिक एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प एवरीथिंग एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि कोचिंग की पेस जो भी चल रही है उनको चलने देते हैं, लेकिन आप अपने लिए काफ़ी एक लीनियर सा डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कि अभी से एंड तक मान लेते हैं जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे उनको एग्जैक्टली 6 महीने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और अपने वीकली टारगेट्स डिफाइन कर लो, है ना। डेली टारगेट्स पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस इसीलिए नहीं करता बिकॉज मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीज़न से हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए चीज़ें, और इस वजह से डेली टारगेट पे डेली बेसिस पे आपके पास स्ट्रेस आने से इट इज़ बेटर कि आप वीकली टारगेट सेट करो। जब आपके पास, आपको पता है कि पूरे वीक के लिए आपके पास सर्टेन टारगेट है और उस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो, तो पूरे वीक में आप अपने इंटरनल डेज़ का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैनेज करते हुए, अपने कोचिंग के काम को करते हुए, अपने स्कूल के काम को करते हुए, अपने प्रैक्टिकल्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए आप वीकली टारगेट्स अचीव कर सकते हो सक्सेसफुली, है ना। ऑल्सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि जितना भी समय आपके पास बचा है उसके हिसाब से जो भी आप रोड मैप बनाओ या जो भी आप अपने लिए टारगेट्स बनाओ वो स्लाइटली ऑन हायर लेवल बनाओ, है ना। रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आप छोटे छोटे टारगेट्स मत रखो अपने लिए जो कि आप इजीली अचीव कर सको। थोड़े से अगर टारगेट्स को हाई लेवल पे रखोगे तो यू विल बी एबल टू स्ट्रेच योर पोटेंशियल बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, और इस तरीके से आप ज़्यादा पार्ट कवर कर पाओगे कम। एक बार आपका रोड मैप बन गया जहाँ पे आपने एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया पूरे सिलेबस का ओवर द टाइम कि अगले आने वाले किस वीक तक मेरा कितना टारगेट हो जाना चाहिए, उसके बाद रेगुलरली अपने टारगेट्स को रिव्यू करते रहो कि जितना मैंने सोचा था क्या मैं अचीव कर पाया हूँ, क्या मैं ट्रैक पर हूँ या मैं स्लो हो रहा हूँ, है ना। इससे जब आप कंटिन्यूसली खुद को सेल्फ एवेल्युएट या सेल्फ असेस करते रहोगे तो यू विल नो कि आप किस पेस से प्रिपेयर कर रहे हो और क्या आपने जो टारगेट सोचे हैं आप वो अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हैं। सही है, ओके। तो ये था कुछ बेसिक हायर लेवल ओवरव्यू कि अगले 7 महीने तक आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आप लोगों ने किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, किस तरीके से अपने लिए एक रोड मैप बना लेना चाहिए। सही है। अब यहाँ से देखेंगे हम कुछ ऐसे स्टेप्स जिन स्टेप्स को फॉलो करके आप अगले 7 महीने का यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो अगले 7 महीने में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सको इसके लिए क्या क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है टू चूज़ योर टीचर्स वाइजली, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 3 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, तीनों सब्जेक्ट के लिए अपने टीचर्स चूज़ कर लो। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो वहाँ पे हो सकता है आप लोगों से चॉइस ना हो, आप लोगों को जो टीचर असाइन हो गए आपको उन्हीं से पढ़ना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो भी आप अपने पैरेलल सोर्सेज को लेवरेज कर रहे हो, जैसे लेट्स से अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हो, अगर आप यूट्यूब पे भी कोई टीचर्स फॉलो करते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हर सब्जेक्ट के लिए पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। अगर अब तक आप लोगों ने अपने सही टीचर्स आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, 3-4 दिन लगाओ, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अंदर तीनों सब्जेक्ट के बेस्ट से बेस्ट टीचर्स जिनसे आपको समझ में आता है ना। यू डोंट हैव टू लिसन टू अदर्स। बाकी लोगों के लिए जो वर्क कर रहा है हो सकता है आप लोगों के लिए वर्क ना करे, अपने आप के लिए एक बेस्ट टीचर्स ढूंढ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए 1-1, 2-2 टीचर्स तो ज़रूर ढूंढ लेना और सिर्फ उन टीचर्स पे स्टिक करना अब अगले 7 महीने के लिए, है ना। अगले 7 महीने तक कंफ्यूज मत होना कि यार मैं इनका भी देख लूँ, कोई नया टीचर मिल रहा है क्या, है ना। आपके पास इतना समय ही नहीं है। आप लोगों को बस अपने टीचर्स को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड कर लेना है, उन्हीं 1 या 2 टीचर्स पे स्टिक करना है। फिजिक्स के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 1 और बायोलॉजी के लिए 1, और इस तरीके से आपके पास कोचिंग के टीचर्स भी है और साथ ही साथ ऑनलाइन सोर्सेस में 1 या 2 टीचर्स पर सब्जेक्ट आप मैक्सिमम जा सकते हो। उतने टीचर्स सेलेक्ट कर लो और सिर्फ उनको डेडिकेटेडली ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। स्टेप 2, जैसे ही जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी लेक्चर देख रहे हो, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर हो या आप क्लास का लेक्चर देख रहे हो, फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करो कि आपको पूरा चैप्टर थॉरली समझ में आ जाए, है ना। आप लोगों की पूरी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अगर फर्स्ट लेक्चर में ही बिल्टअप हो जाती है तो फिर इट बिकम्स वेरी मच ईजियर फॉर यू टू जस्ट गो थ्रू नोट्स
है ना, जो भी कुछ आपने प्रिपेयर किया, साथ ही साथ जस्ट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। और आप लोगों को वापस से लेक्चर्स पे नहीं आना पड़ेगा, वापस से आपको कॉन्सेप्ट सीखने वापस नहीं आना पड़ेगा, है ना। अब देखो आपके पास समय इतना नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पे बार बार रिपीटेटिवली आ पाओगे, है ना। अभी से मोस्ट प्रॉब्ली आप हर चीज़ को अगर एक बार भी कवर करो तो हो सकता है एंड में रिवीजन के लिए वापस से आने के लिए सिर्फ एक चांस मिले, वो भी सिर्फ रिवीजन का होगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट पे 2-3 बार वापस नहीं आ पाओगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अभी जो भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, चाहे ऑनलाइन चाहे अपने कोचिंग में, उन सारी चीज़ों को पहली ही बार में ट्राई करो कि अगर आज आपने कोई पार्ट देखा तो आज क्या वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, आपको फिर से उसका कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं आना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ों की क्वेश्चन सॉल्विंग एंड रिवीजन करते जाना है, सही है। स्टेप 3 वुड बी टू मेक प्रॉपर नोट्स। जब कभी आप लेक्चर्स देख रहे हो, चाहे ऑनलाइन देख रहे हो चाहे अपने कोचिंग में देख रहे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप सारे के सारे लेक्चर के नोट्स बड़े अच्छे तरीके से बना के रखो, है ना। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स आपको एक बार बनाने हैं और उन्हीं नोट्स को आपको स्टिक करना है टिल दी एंड। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप नोट्स कैसे भी बना दो और फिर कोई भी जो आपके पास स्टडी मटेरियल होता है उसका प्रेफर करो, नहीं, डोंट डू दैट। ऑल दिस स्टडी मटेरियल इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड टू हेल्प यू आउट, लेकिन सिर्फ एक बार में। अब वो जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वो काफ़ी डिटेल्ड होगा और सबका अलग अलग होगा। आप 2-3 अलग अलग जगह से हर बार रेफ़र नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब कभी आप फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो चाहे आप कोचिंग क्लास में अटेंड कर रहे हो, नोट्स बड़े अच्छे तरीके से बना लेना और उन्हीं नोट्स पे आपको एंड तक स्टिक करके रहना है, सही है। स्टेप 4 वुड बी रीडिंग NCERT। नाउ दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई कैन नॉट स्टॉप राइटरेटिंग ऑन दिस फैक्ट कि NCERT पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही कॉमन सा मिसकंसेप्शन होता है कि यार NCERT तो सिर्फ एक बेसिक बुक है, लेकिन हम जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है तो एकदम हम मॉड्यूल्स लेते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करते बैठते हैं, लेकिन हम लोग NCERT ही नहीं पढ़ते, विच इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक, है ना। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना है। NCERT रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। आपका जो नीट का पेपर आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको NCERT के टेक्स्ट बुक से एज इट इज़ उठाए हुए मिलेंगे एंड इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप NCERT को पढ़ना ना भूलें, ना ही उसका कोई भी पार्ट मिस करें। मे बी जब आपका फर्स्ट टाइम लेक्चर अटेंड करके हो जाए, जब आपको चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पता हो जाए, उसके बाद आप NCERT एक बार खोलो, एक ही बार रीड करो, लेकिन रीड करते टाइम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इधर हाईलाइट कर लो या जो भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको NCERT से मिलती है वो सारी की सारी चीज़ें उठा के अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि नोट्स आर गोइंग टू बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन टिल द एंड। तो इसलिए नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी आपको मिलते हैं, भले ही आपके टीचर ने वो बताए हो चाहे नहीं बताए हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो उनको नोट्स में नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ NCERT में जब कभी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे उसको हाईलाइट कर लेना और उसको मार्क कर देना, चाहो तो उसकी एक शॉर्ट समरी ऊपर लिख के रख लेना, है ना, सो दैट जब कभी आप नेक्स्ट टाइम NCERT रीड करने आओ आपको पूरा NCERT लाइन बाय लाइन ना पढ़ना पड़े, आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ लो। पूरे पेज की अगर ऊपर समरी लिख रखी है तो समरी पढ़ लो एंड दैट वे आपका मुश्किल से 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर NCERT रीडिंग भी हो जाएगा जब कभी आप नेक्स्ट टाइम NCERT रीडिंग के लिए आओगे, सही है। तो इसलिए NCERT रीडिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, एक बार रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट वन टाइम लाइन बाय लाइन, है ना, जिसमें आप सारी चीज़ें हाईलाइट कर लो। साथ ही साथ जो भी कोई इन टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट के बीच में कुछ क्वेश्चन होते हैं, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार वो क्वेश्चंस भी डायरेक्टली वैल्यूज़ चेंज करके या कई बार बिना वैल्यूज़ चेंज किए भी एज इट इज़ नीट के पेपर में आए हुए हैं, है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट कि आप NCERT पढ़ो और उसके साथ ही साथ जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं या जो भी कोई एक्सरसाइजेस आपको बीच में मिल रही है, बैक एक्सरसाइजेस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, उसमें कोई भी चीज़ कहीं पर भी मिस ना करो इन एनी सिचुएशन, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप 5 आता है जहाँ पे आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की जब बात आती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। वो क्या करते हैं, मोटी मोटी मॉड्यूल्स ले लेंगे, है ना, या फिर कोई भी ऐसे इस तरीके की किताब ले लेंगे जहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही टॉपिक पे 50 क्वेश्चन दिए होते हैं एंड देन फिर स्टूडेंट्स लग जाते हैं सॉल्व करने। अब जब पहले 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो आप लोगों को मज़ा आने लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब आप एक ही जैसे क्वेश्चन गधा मजदूरी टाइप वही सेम फार्मूला लगा के वैल्यूज़ चेंज करके सॉल्व करते जाते हो ना, दैट एक्चुअली डजंट मेक एनी सेंस। आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि आप समय वेस्ट कर सको। साथ ही साथ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर आपको एक तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं, यू शुड मूव अहेड एंड यू डोंट हैव टू कंटिन्यू डूइंग द सेम। तो इसलिए क्वालिटी एंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो है दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर
क्वांटिटी एंड रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्विंग हमेशा कोई भी मॉड्यूल या किसी भी किताब में से इस तरीके से करो कि हर टॉपिक का आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करो जितने में आपको उस टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे आपको उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टॉपिक के अब सारे क्वेश्चंस मुझसे बनने लग गए हैं, वैसे ही आप मूव ऑन कर सकते हो टू नेक्स्ट टॉपिक। Now step 6 is going to be very important thing, that is previous year questions. Now again, जैसा कि मैंने आपको बोला NCERT रीडिंग का कोई अल्टरनेटिव नहीं है एंड आई कैन नॉट रीआइटरेट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT रीडिंग। उसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करके जाना सबसे बड़ा पाप है ना। अगर आप नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, द ओनली हैक इज़ गोइंग टू बी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से पूरे के पूरे सॉल्व कर लो, एटलीस्ट पिछले 10 सालों के, है ना। एंड टू हेल्प यू ऑल विद दिस, मैं बहुत ही जल्दी इस चैनल पे एक नीट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे हम चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर से पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आप साथ में उसी वीडियो में, विच विल ऑल्सो बिकम काइंड ऑफ अ वीडियो सोल्यूशन फॉर यू, है ना, तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरे साथ बैठ के उन वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना अगर अब तक नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक करके रख लेना सो दैट ये वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही साथ जैसे वो सीरीज़ हमारी अपलोड होना चालू हो, आपको अपने होम पेज पे मेरे रीसेंट वीडियोस दिखने चालू हो जाएं एंड यू डू नॉट मिस ऑन एनी ऑफ दोज वीडियोस। सही है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो, आपको दिखता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर चैप्टर से, है ना, और साथ ही साथ कौन से टॉपिक से रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपके वीक एरियाज़ क्या है चैप्टर के, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस केस में जैसे आपका वीक एरिया खुद के लिए आप पता कर लेते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस काफ़ी बार आए हैं लेकिन मुझसे बन नहीं रहे, तो आप कोई भी एक दूसरी मॉड्यूल उठा के उस पर्टिकुलर सब टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो जब तक आपको उस पर्टिकुलर सब टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता। सही है। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के सारे बिफोर अपीयरिंग फॉर नीट 2024। स्टेप 7 वुड बी टू अपीयर फॉर वीकली मॉक टेस्ट एंड साथ ही साथ वीकली रिवीजन करना। नाउ दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं। अब आप प्रिपरेशन तो करते जा रहे हो, लेकिन प्रिपरेशन आपकी किस लेवल पे है ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे होंगे, है ना। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देने से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है यार मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है तो मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं आएगा, which is very stupid thought at this point of time, sorry to say that, लेकिन काफ़ी stupid सा thought है। अब आप खुद सोच के देखो ना, mock test is not something that you were aiming for, है ना, you are aiming for final NEET 2024 का एग्ज़ाम, और अगर उसमें आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। आपको उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा कि मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। और जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर होगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से आपके वीक एरियाज़ है, किन एरियाज़ पे आपको काम करना है। अदरवाइज़ आप मॉक टेस्ट दोगे ही नहीं तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद से भाग रहे हो, आप सच्चाई से भाग रहे हो, आप रियलिटी से भाग रहे हो। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या है, आप कहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हो, है ना। आपको टेस्ट देने की आदत नहीं रहेगी, आपको टाइम प्रेशर में बैठ के एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत नहीं रहेगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग मेस फॉर यू जब आप फाइनल एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे होंगे, है ना। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप वीकली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में भले आप ग्रुप टेस्ट दो, लेकिन एट दी एंड जब आपके आखिरी 3-4 महीने बचे होंगे तब से आप फुल लेंथ के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और हर एक टेस्ट के बाद उन मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट अगर एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। और मॉक टेस्ट एनालाइज करने से एक जो सबसे बड़ा टेक अवे आप लोगों के लिए रहेगा वो ये कि मैं किस टॉपिक में कहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस में अटक रहा हूँ, सो दैट आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली उस तरीके के क्वेश्चंस जाके अपने मॉड्यूल से या डिफरेंट सोर्सेज से सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने, सो दैट अब फ्यूचर में किसी भी मॉक टेस्ट में जब उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ना अटको, है ना।
और इससे क्या होगा, इससे आप इंश्योर कर रहे हो कि आप प्रोग्रेसिवली ग्रो करते जा रहे हो। एवरी मॉक टेस्ट बाय मॉक टेस्ट आपका स्कोर जो है वो सुधरते जा रहा है ना। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनी एस्पिरेंट जो भी नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर करने का टारगेट कर रहे हैं। सो या आई थिंक दोज वेयर ऑल द स्टेप्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आई होप ये सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो, और साथ ही साथ जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, अगर आप अपने नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का व्हाई डिफाइन कर लेते हो खुद के लिए, तो व्हाई विल कीप यू मोटिवेटेड। एंड एट द सेम टाइम दीज 7 स्टेप्स विच आई जस्ट डिस्कस विथ यू, ये सारी की सारी 7 स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे कि अगले 7 महीने में आप नीट 2024 में बहुत अच्छा स्कोर करो और अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर करो। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट ये वीडियो उन लोगों की भी हेल्प कर सके। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।